जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर अहमद हसन, आई एम द सीईओ ऑफ द स्टडी मेट। अच्छा, आज मेरा लाइव आने का मकसद ये है कि मुझे काफ़ी मैसेजेस रिसीव हुए थे, काफ़ी स्टूडेंट्स के, काफ़ी जूनियर्स के, इवन क्लास फेलोज़ के भी, कि जो पीएमडीसी कन्वर्ट हुई है पीएमसी में, उसकी वजह से हम पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ सबसे पहले तो ये है कि जब आप मेडिकल एज अ प्रोफेशन चूज़ करते हो तो आपके जहन में होता है कि आपने पहले एफएससी की, फिर आपने एंट्रेंस क्लियर किया, 5 साल आपने, ठीक है, एमबीबीएस पे लगाए, और अल्टीमेटली जब आपका फाइनल प्रॉफ क्लियर होता है तो यू आर फिट टू प्रैक्टिस। ठीक है, आप हाउस जॉब करो और उसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट ने एक नया ऑर्डिनेंस जो है, एक लॉ पास कर दिया, पीएमसी बन गई है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, उसकी वजह से कुछ चेंजेस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, जो कि इन लाइन है, इन द लूप है, और आगे जाके इम्प्लीमेंट होंगी। जब लोगों ने एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लिया था उस टाइम पे ये चेंजेस और ये कंडीशंस नहीं लगाई गई थी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो इजीली जो है वो दोबारा से खुल सकते होंगे, लाइसेंसिंग उनकी बहुत इजी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली आपके डॉक्टर्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली आगे कंपटीशन बढ़ेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने उसका पढ़ा है, जो लॉ है उसमें जो लिखा हुआ है कि इवन जो आपका गवर्निंग बॉडी होगी उस मेडिकल इंस्टीट्यूशन की, वो चूज़ करेगी कि डॉक्टर्स को कौन पढ़ाएगा। ठीक है, वो इवन एमफिल जो लोग होंगे उन सब्जेक्ट्स में भी वो भी डॉक्टर्स को पढ़ा सकते हैं जिनको कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा, जो कि एक नहायत ही गलत चीज़ होगी। अगर आप बेसिक्स में भी देखें, अगर क्लिनिकल एक्सपीरियंस को आप कोरिलेट नहीं करेंगे इवन फर्स्ट ईयर से ही, तो आपका क्लिनिकल एक्यूमेंट इस्टेब्लिश ही नहीं हो सकेगा। तीसरी चीज़, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, ये एम होना चाहिए, ना कि ये क्वांटिटी ऑफ डॉक्टर्स को बढ़ा दिया जाए और क्वालिटी ना हो। ठीक है, और इस केस में जब ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा खुलेंगे तो ये बहुत इशू क्रिएट होगा। एक और चीज़ जो कि नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है वो है NLE, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। अच्छा, इसके भी जो सुनने में आ रहा है इस टाइम पे कि दो पार्ट्स होंगे। एक, जब आप एमबीबीएस का फाइनल प्रॉफ क्लियर करोगे उसके बाद दोगे, और फिर आप एलिजिबल होगे सिर्फ कि आप हाउस जॉब कर सको। और जब आप हाउस जॉब कर लोगे उसके बाद भी एक और एग्जाम होगा ताकि आप एलिजिबल हो सको टू गेट द परमानेंट RMP। ये दो एग्जाम्स एक्स्ट्रा आएंगे फॉर लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर उसके बाद फिर आप मेडिकल ऑफिसर लगोगे, और उसके बाद अगर आपने परस्यू करनी है कोई स्पेशलिटी, FCPS की तरफ जाना है, तो फिर ऑब्वियसली FCPS पार्ट 1 अलग है। ठीक है, जो कि आपको आपके फाइनल प्रॉफ और ट्रेनिंग लेने में 3 एग्ज़ाम्स बीच में आ जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से निहायत गलत चीज़ है। क्योंकि आप अगर FCPS पार्ट 1 के लेवल पे लोगों को टेस्ट कर रहे हो फॉर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग, दैट इज़ मोर देन इनफ मेरे ख्याल से। क्योंकि 5 साल जब एक इंसान पढ़ता है, ठीक है, स्टेजेस होती हैं, सब स्टेजेस होती हैं, टेस्ट होते हैं, सेंड अप्स होते हैं, वॉट टेस्ट होते हैं, और फिर अल्टीमेटली जाके प्रॉफ होता है। जो प्रॉफ नहीं क्लियर कर सकती उनकी सप्लीज होती हैं, डिटेंशन होती हैं, और अल्टीमेटली बंदा जो है वो नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होता है। जब एक इंसान इतने एग्जाम्स के एक स्टेप लैडर पैटर्न से गुजर रहा है, ठीक है, तो दो एग्जाम्स अलहदा से लगाना एक नहायत ही अजीब सी बात है, जो कि अनएक्सेप्टेबल चीज़ है। एक और चीज़, जो FMGs कह रहे हैं ना कि NLE एक नहायत अच्छी चीज़ है और होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, एक बात तो स्ट्रेट फैक्ट है, अगर NLE आ जाता है तो NEB आपने देना ही देना है। ठीक है, NEB और PMDC के एग्ज़ाम्स जो थे वो अलग हैं, वो आपने क्लियर करने ही करने हैं। वो क्लियर करेंगे, उसके साथ आप
NLE भी क्लियर करेंगे। मैं FMGs की बात कर रहा हूँ। तो FMGs की जो कि 1 साल का अलहदा 1-1.5 साल लगाते थे NEP और PMDC क्लियर करने में, तो उसकी वजह से उसके बाद अल्टीमेटली उन्हें एक NLE का एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ेगा और फिर वो हाउस जॉब में आ सकेंगे। एक जो अच्छा पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ जो मुझे लगा वो ये है कि हाउस जॉब सिर्फ और सिर्फ पेड होगी और अपने इंस्टीट्यूशंस में होगी सिर्फ, ठीक है। तो एक ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन उसकी वजह से भी जो नुकसानदेह चीज़ वो ये होगी कि ऑब्वियसली फिर गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं दे वोंट बी बेसिकली ऑब्लाइजिंग अबाउट द हाउस जॉब। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाले लोग, ठीक है, दे वोंट बी केटर्ड फॉर हाउस जॉब इन गवर्नमेंट सेटअप्स, ठीक है, जिसका काफ़ी नुकसान होगा क्योंकि बहुत से हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ग्रेजुएट्स जो हैं वो गवर्नमेंट सेटिंग में काम करते हैं, समझते हैं कि पैटर्न क्या है यहाँ पे, मेंटेलिटी क्या है, जो एनवायरनमेंट है क्या है जिसमें उन्होंने सर्वाइव करना है, ठीक है, और फिर ही उनका एक क्लिनिकल एक्यूमेंट इस्टेब्लिश होता है, एक उनको समझ लगती है कि उन्होंने किस तरीके से मूव करना है, कौन सी स्पेशलिटी चूज़ करनी है। और अगर इस तरीके से आप मूव करते हो कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऑब्वियसली हाउस जॉब ले ही नहीं सकोगे, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ पेड ही हाउस जॉब ऑफर कर सकते हैं और पेड हाउस जॉब ऑफर नहीं कर सकेंगे प्राइवेट मेडिकल के ग्रेजुएट्स को, मेडिकल कॉलेजेस के, तो अल्टीमेटली ये होगा जो कि एक निहायत अनएक्सेप्टेबल चीज़ है। अब मैंने बहुत जगह पे देखा है, ठीक है, लेकिन मुझे ये सच्ची बात है कि मुझे समझ नहीं लग रही कि किस फोरम पे इस चीज़ को लेके जाया जाए, ठीक है। देखिए सच्ची बात है, मैं तो क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है, हमारे पास हमारी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन मौजूद है, ठीक है, बहुत से लोग हैं जिनके पास कंप्लीट रजिस्ट्रेशन मौजूद है, लेकिन जो डॉक्टर्स इन द लूप हैं जो कि हाउस जॉब कर रहे हैं, जो कि इस वक्त 3rd-4th ईयर में हैं, ठीक है, जो जिन्होंने अभी एडमिशन लेना है, ठीक है, उनका MBBS एक्सटेंड करके 5 साल से 8 साल में कर दिया गया है, जो कि एक हाईली अनएक्सेप्टेबल चीज़ है और इसके खिलाफ कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ज़रूर अरेंज करना चाहिए। आगे भी मैं इस पर कोशिश करता रहूँगा कि कोई मुझे अगर प्लेटफॉर्म मिलता है जिसको हम लोग लेके आगे चल सकें तो उसको हम आगे लेके चलें। साथ ही साथ जो एक पॉलिसी है, ठीक है, अजीबो गरीब सी CIP की, वो भी जो जनवरी से इंडक्शन में लग रही है, ठीक है, वो भी अजीबो गरीब सी है कि 7 मार्क्स आपने पेरेंट इंस्टीट्यूट के लगा दिए हैं। मतलब कि एक जो गवर्नमेंट ग्रेजुएट है, ठीक है, वो अगर एक जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसने वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट के काबिल ही रह जाता है, अनलेस कि उसको BHU RHC 1.5 साल का 2-2 साल का उसने किया हो, तो वो कुछ कंपटीशन में जाता है उन ग्रेजुएट्स के जो कि उस पेरेंट इंस्टीट्यूट के जिसमें वो जाना चाहता है, जो कि नहायत अनएक्सेप्टेबल चीज़ है। 7 मार्क्स बहुत ज़्यादा है, आपकी काफ़ी स्पेशलिटीज़ आउट ऑफ द लूप हो जाती हैं, ठीक है, आपकी काफ़ी जो है वो हॉस्पिटल्स, ठीक है, काफ़ी जो है आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ठीक है, वो आप कंपटीशन में रहते ही नहीं हो, ठीक है, जो कि एक हाईली अनएक्सेप्टेबल चीज़ है। इस लेवल पे आके जब आपने इतना ज़्यादा पढ़ा हो, ठीक है, और आपने एक डिग्री अवेल की हो और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपने अपने लिए एक बेस्ट चीज़ चूज़ करनी हो, मेरिट होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन एक इन अ सेटल्ड फ्रेम होना चाहिए। जैसे कि पहले था कि 2.5 मार्क्स पेरेंट इंस्टीट्यूट के होते थे, सिर्फ वही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, हाउस जॉब के 3 मार्क्स कर दिए, उसने पब्लिक इंस्टीट्यूट की चीज़ निकाल दी है, सिर्फ पेरेंट इंस्टीट्यूट की रखी है जनवरी इंडक्शन से, जो कि नहायत गलत चीज़ है, क्योंकि वो भी जो लोग जो कि पिछली इंडक्शन के मार्क्स के हिसाब से सोच के अपनी हाउस जॉब उन्होंने पब्लिक इंस्टीट्यूट में की थी, उनको तो इस चीज़ का नुकसान ऑब्वियसली होगा। और आप पॉलिसीज़ कभी भी इतनी स्पीड से नहीं बदलते, कम से कम आपको 1.5 से 2 साल का टाइम देना चाहिए अगर आपने इतनी ग्रेव और स्टबन चेंजेस करनी है इन द पॉलिसी मैटर्स, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स के कोई मार्क्स नहीं रखे हुए प्राइवेट ग्रेजुएट्स के ऊपर, ठीक है, और उसके अंदर भी एक नया टेस्ट सोचने का, इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं कि FCPS पार्ट 1 क्लियर करने के बाद भी एक एंट्रेंस टेस्ट होगा इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो कि नहायत अनएक्सेप्टेबल चीज़ है। मतलब कि MBBS करने के बाद और ट्रेनिंग लेने से पहले आपके 4 टेस्ट हैं जिसका सिलेबस ओवरऑल तकरीबन एक ही है, जो कि नहायत गलत चीज़ है। तो इसीलिए आज लाइव आने का मकसद ये है कि थोड़ा बहुत आपको इस बारे में एजुकेट किया जाए, ठीक है। अच्छा, एक और ये भी पॉइंट आ रहा है कि जिनके पास ऑलरेडी परमानेंट RMP है
उन्होंने भी रिन्यू करवानी है। आरएमपी 5 साल के बाद या शुरू वाली 3 साल के बाद रिन्यू होती है, तो शायद उसके लिए भी एक एग्जाम आ जाए। अगर आप यूएस का पैटर्न ही फॉलो करते हो तो यूएस के अंदर भी अगर आपने ईसीएफएमजी रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवानी होती है तो 10 साल का गैप होता है। ठीक है, तो ये निहायत ही अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं। ठीक है, और लाइव आने का मकसद भी यही है आज कि मैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत एजुकेट कर सकूं और थोड़ा बहुत आपको स्टांस बता सकूं कि क्या होना चाहिए। इस स्टांस पे जो स्पेशली सीआईपी का स्टांस है उस पर मैंने वाईडीए को भी कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते नहीं देखा, टू बी रियली ऑनेस्ट नहीं देखा। ना ही 7 मार्क्स वाले पॉइंट पे, ना ही हाउस ड्रॉप वाले पॉइंट पे वाईडीए बिल्कुल खामोश है। और सीआईपी के अलावा जो पीएमसी वाला भी है, पीएमसी वाले पे भी अभी तक वाईडीए का कोई स्पेसिफिक स्टांस नहीं आ सका। तो मैं वाईडीए से भी गुजारिश करूंगा कि काइंडली, ठीक है, इस टाइम पे डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ खड़े हों और डॉक्टर्स कम्युनिटी को उतना ही सपोर्ट करें जितना डॉक्टर्स कम्युनिटी ने थ्रू आउट वाईडीए को सपोर्ट किया है। कोई भी कैंपेन लॉन्च होती है, ठीक है, तो डॉक्टर्स कम्युनिटी सारी यूनाइटेड ही खड़ी होती है। लेकिन अगर इस टाइम पे अलहदा एक 1.5 ईंट की अलहदा मस्जिद बना दी जाएगी कि जी सीआईपी पे हम लोग नहीं चलेंगे और सिर्फ पीएमसी पे चलेंगे, तो मेरे ख्याल से नहायत अनएक्सेप्टेबल चीज़ है। इन दोनों चीज़ों को साथ लेके एक प्रॉपर पॉलिसी इस्टेब्लिश करनी चाहिए और आगे मूव करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से भी यही सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करें कि अपने लेवल पे लोगों को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करें और जैसे ही कोई मूवमेंट अगर लॉन्च होती है, ठीक है, तो इसको फॉलो करें और अल्टीमेटली इस चीज़ को आगे लेके जाएं ताकि जो हुकाम आला हैं उन तक ये बात पहुंचे कि ये कितना डेट्रीमेंटल होगा मेडिकल एज अ प्रोफेशन के लिए। लोग इसमें आना ही नहीं चाहेंगे अगर 8-9 साल बाद आपको सिर्फ एक ग्रेजुएट की डिग्री मिल रही है और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वालिटी एजुकेशन की बढ़ाएं, टेस्ट की क्वांटिटी मत बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर अहमद हसन साइनिंग ऑफ। जज़ाकल्लाहुल खैर। अल्लाह।